तो ये हो गया एक समान मंदित गति। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका असमान त्वरित गति। ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है भाई? वेग तो वेग तो बढ़ रहा है लेकिन असमान तरीके से बढ़ रहा है, मतलब उसका कोई पैटर्न नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे देखो, जैसे अभी ये आपने पढ़ा एक समान मंदित गति, इसमें क्या हो रहा था? वेग घट रहा था कंटिन्यू, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? वेग बढ़ रहा था, ठीक है। तो एक समान त्वरित गति थी, ये एक समान मंदित गति थी, जैसे कि ये घट रहा था ऐसे ही यहां घट रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ तो सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये असमान त्वरित गति का ग्राफ है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ये है असमान त्वरित गति का ग्राफ। आइए इनका जो है कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। ये है हमारा कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ये देखिए, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, चैप्टर काफी लंबा हो गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जल्दी से देखिए। यहां पर आते हैं, इसको हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपकी लाइन नंबर 1 है, क्या है? जो लाइन नंबर 1 है, एक मिनट इसको क्लियर होने दीजिए। क्लियर हो गया। जो आपकी लाइन नंबर 1 है वो क्या दिखा रही है? मैंने आपको अभी बताया कि वेग बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वेग घट रहा है। भाई विस्थापन और समय से क्या पता लगाओगे आप? वेग का पता लगाओगे ना। विस्थापन और समय क्या बताएगा आपको? वेग बताएगा कि वेग घट रहा है कि क्यों बताएगा वेग? वेग इसलिए बताएगा क्योंकि v बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt। ds क्या होता है? विस्थापन। और आप लोग जब इनका रेशियो निकालोगे थीटा से या स्लोप से, जो स्लोप है उससे क्या पता चलेगा? ds ऊपर निकलेगा, dt नीचे निकलेगा। और जब ds अपॉन dt करेगा मेरे प्यारे भाई, तो ds अपॉन dt से क्या निकल के आएगी? वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी से आपको पता चलेगा कि यहां से वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां से वेलोसिटी घट रही है, यहां से वेलोसिटी क्या हो रही है? एक समान रूप से बढ़ रही है। तो देखो वेग बढ़ रहा है, वस्तु की रफ्तार समय के साथ तेज हो रही है, एक से तेज हो रही है। जो दो नंबर है उसमें घट रही है, धीमी हो रही है। तीसरे पे वेग समान रहता है, ये क्या है? एक समान रूप से बढ़ रही है, वस्तु एक ही रफ्तार से चल रही है, ठीक है। बढ़ नहीं रही है, एक समान रफ्तार से चल रही है। यहां पर यह है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, ये एक समान रूप से चल रही है क्योंकि समान समय में समान विस्थापन तय हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां आ जाओ आप। अगला देखो, चौथे नंबर का जो है, जो चौथे नंबर का है, इसमें क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है। आप बताइए, अगर समय के साथ मेरा विस्थापन ही चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ मेरे विस्थापन में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वस्तु जो है 2 सेकंड पे भी यही थी, फिर 4 सेकंड पे भी यही है, 6 सेकंड पे भी यही है, तो ये तो वही वाला एग्जांपल हो गया ना। 2 सेकंड पे भी यही रखी है, 4 सेकंड पे भी यही रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु क्या है? विरामावस्था में रखी है। तो चौथे में विरामावस्था में रखी है। अब आप बताओ, ये जो पांचवी पॉइंट है ये बोल रहा है कि 1 सेकंड पे इसकी जो पोजीशन है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि पांचवी जो रेखा है वो ये बोल रही है कि समय वो का वही है लेकिन विस्थापन बढ़ता चला जा रहा है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप खुद बताइए, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 1 सेकंड पे ही, 1 सेकंड पे ही, अगले सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक ही सेकंड पे विस्थापन कभी 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 30 आ रहा है? ऐसा हो सकता है? नेवर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो अगले सेकंड की बात करो, और ये अगले सेकंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहां से हिल ही नहीं रहा आगे को, ना पीछे को हिल रहा। तो ये कह रहा है इसी सेकंड पे बढ़ता चला जा रहा है विस्थापन। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, लिखा हुआ भी यही होगा। ये रेखा नंबर 5 पे लिखा है असंभव, एक ही समय पर वस्तु अलग अलग विस्थापन पर नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ऐसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बीटी का। ये ग्राफ किस चीज का था? विस्थापन समय का। ये आपका कंक्लूजन है सारी चीजों का, सारे ग्राफों का। जो आप लोगों ने पढ़ा उन सबका ग्राफों का कंक्लूजन है। इस चीज को देख लो, बहुत अच्छे से मजा आएगा। रिवीजन करने के लिए यही ग्राफ बनाओ हमेशा, जब भी आपको रिवीजन करना हो इन्हीं ग्राफों से करो। आइए, क्या है यहां पर देखिए, कितना सिंपल है। त्वरण बढ़ेगा, पहले ग्राफ में त्वरण बढ़ रहा है। क्यों क्यों त्वरण बढ़ रहा है भाई? ए बराबर क्या होता है? डीवी अपॉन डी, और इससे ये डीवी है। आप करोगे बाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस ही तो करोगे जब निकालोगे स्लोप। तो ए क्या निकलेगा? स्लोप से क्या निकलेगा? ए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इससे आप कहोगे ग्राफ सेम टू सेम है, जैसा पहले था वैसे ही था, लेकिन उसमें आप वेग को कह रहे थे क्योंकि यहां पर विस्थापन था, यहां पर वेग है, इसलिए आप त्वरण की बात करोगे। किसकी बात करोगे? त्वरण की। तो त्वरण बढ़ेगा, यहां से त्वरण बढ़ेगा,
यहां से त्वरण घटेगा यानी कि मंदन होगा। और यहां पे क्या है, एक समान रूप से देखो त्वरण बढ़ रहा है, स्थिर नहीं है, वह भी बढ़ रहा है। रेखा 2 त्वरण घट रहा है, त्वरण कम हो रहा है यानी कि रिटार्डेशन मंदन को दिखा रहा है। रेखा 3 एक समान त्वरण है, रफ्तार एक निश्चित दर से बढ़ रही है। ये क्या है, निश्चित दर से बढ़ रही है, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रही है। मतलब कभी 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, मतलब निश्चित दर से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 1 सेकंड में 4 हो गई फिर अगले सेकंड में 10 हो गई एकदम से, नहीं। अगर 1 सेकंड में उन्होंने 4 की रफ्तार पकड़ी है तो अगले सेकंड में भी 4 की ही पकड़ेगी, इस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि ये है उनका रेशियो, ये ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, जो चौथा है वो क्या दिखा रहा है। तो भाई साहब चौथा दिखा रहा है, आप खुद समझिए, देखिए समय इतना है आपका, ये कितना है समय, समय ये है, एक मिनट, हाँ समय ये है, एक ही समय पे वेग चेंज नहीं हो रहा है, वेग चेंज नहीं हो रहा है। अब जब वेग चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है एक समान वेग से चल रही है। भाई समय वो का वही है, वेग यहां देखो, वेग की जो वैल्यू है आप देखेंगे, यहां पर भी वेग की वैल्यू यही थी, यहां पर भी वेग की वैल्यू यही थी, यहां पर भी वेग की वैल्यू वही थी। तो जब वेग की वैल्यू सेम है सब जगह, इसका मतलब एक समान वेग है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम समय में भाई साहब जो है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी विस्थापन पॉसिबल नहीं था, ऐसे ही यहां पर ये भी वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेकंड पे वेलोसिटी 5 थी फिर 15 हो गई, उसी सेकंड पे, अगले पे नहीं, उसी सेकंड पे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो एक ही समय पे वेलोसिटी डिफरेंट नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलो जी, खत्म होने पे आ गया है, जल्दी से कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है अब। सर्कुलर मोशन हमारा हो गया है। सर्कुलर मोशन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति, एक समान वृत्त गति के लिए हमें क्या चाहिए होता है, चाल नियत होनी चाहिए, वेग अनियमित होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था चेंज हो रहा था डायरेक्शन के हिसाब से। असमान वृत्त गति, चाल और वेग दोनों अनियत होने चाहिए, मतलब चाल भी बदलनी चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 40 था वो, फिर यहाँ पे 30 हो जाए, यहाँ पे 70 हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। यूनिफॉर्म वृत्तीय गति कौन सी थी, जिसमें चाल तो सेम थी लेकिन वेग चेंज हो रहा था डायरेक्शन के हिसाब से। उदाहरण है नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये मैं चाह रहा हूं, ये आपके अभी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बस देखो, जैसे आपका विस्थापन होता है ना, विस्थापन ऐसे ही आपका कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन में चाप बटे त्रिज्या से निकालते हैं हम, कोणीय विस्थापन निकालते हैं हम थीटा। कोणीय विस्थापन क्या भाई, जैसे ये इस तरीके से कोणीय विस्थापन निकलता है, ये है कोणीय विस्थापन, जो स्लोप है उसी को हम कोणीय विस्थापन एक तरीके से कह रहे हैं। तो वो निकल रहा है चाप बटे त्रिज्या से, और चाप बटे त्रिज्या जो है किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ में तय किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये वृत्तीय पथ है, इस पथ पे यहां से यहां तक चला, तो ये जो चीज है ये कोणी तो है, ये जो ये चीज है कोणी तो है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ये कोणी तो है। तो ये जो विस्थापन हुआ इतना, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे कोणीय विस्थापन कह रहे हैं। और कोणीय विस्थापन थीटा बराबर जो होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। समझ आ गई आपको? ज्यादा नहीं डेप्थ में जा रहे हैं इसके। और इसी तरीके से कोणीय वेग की बात करोगे अब, तो फिर तो वही जैसा कि अभी पढ़ते आ रहे थे आप, विस्थापन अगर डीएस था तो आप लोग क्या कर रहे थे, उसको डीएस बटे डी या एस बटे टी कर रहे थे। इसी तरीके से अगर मेरे प्यारे बच्चे हमारा जो है ये थीटा है, ये थीटा है कोणीय विस्थापन, तो डी थीटा बटे डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे डी टी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या, इस चीज को हम बोल देंगे कोणीय वेग। समझ आ गई? इसका मात्रक जो है रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन पर सेकंड क्यों? क्योंकि थीटा का मात्रक रेडियन कोण का, और इसका सेकंड। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे बी बराबर आर ओमेगा से भी दर्शाते हैं। इसी तरीके से कोणीय त्वरण है, तो उससे त्वरण को किससे दर्शा दोगे, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा ए बराबर डी बी अपॉन डी टी था, तो यहां पर क्या कर दोगे, ए बराबर डी ओमेगा बटे डी टी लिखोगे। समझ आ रही? या ओमेगा बटे टी लिखोगे, इसे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि रेडियन इसका मात्रक क्या आया ओमेगा का, रेडियन पर सेकंड, और उसके नीचे एक सेकंड और है टी, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। इसी तरीके से अभिकेंद्रिय त्वरण है, सूत्र है ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। यह वो त्वरण है जो वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है, दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। तो ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके फॉर्मूले याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन अपने यहां है नहीं, अपने यहां सिलेबस में नहीं है। एएलपी सीबीटी 2 के सिलेबस में आप लोगों के यहां है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज देख लीजिए। ये फॉर्मूलाज ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रक्षेप्य गति की अगर बात करें
तो प्रक्षेप्य गति आप लोगों से कई बार पूछ लेता है, फिर भी तो बताना चाहिए। 36 दिशा में फेंके गए पिंड की वक्र पथ में गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि आप पहाड़ पे से कोई पत्थर फेंक दो तो उसकी जो गति होगी वो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, ठीक है। या आप यहां से भी कोई चीज अगर फेंक के मारो ऐसे करके नीचे से ही, तो वो भी प्रक्षेप्य गति का उदाहरण मानी जाएगी। इवन कुछ फनी मूवमेंट की तरह से भी बताते हैं, लेकिन वो मैं बोल नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो प्रक्षेप्य गति इसी को बोला जाता है। यह द्विविमीय गति होती है, 2 डायमेंशन में जाएगी तो द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। और प्रक्षेप्य गति में पथ परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार। इस तरीके से पथ बनता है, ये ठीक है। इस तरीके से हमारा पथ बनता है किसी भी चीज का। और प्रक्षेप्य गति में पथ बहुकेंद्रीय होता है। इसके अलावा इसके जो फॉर्मूले हैं, हमें अधिकतम ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट ऊंचाई पर जो पत्थर जाता है, ये जो भाला उला फेंका जाता है ना, उसमें इस चीज का यूज होता है प्रक्षेप्य गति का, ठीक है। तो 45 डिग्री पे कहते हैं कि जब 45 डिग्री के एंगल पे हम किसी चीज को फेंकते हैं, अगर कोई भी आप गेंद या कुछ 45 डिग्री पे फेंकोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी। कौन सी सबसे ज्यादा दूर? ये वाली चीज, ये वाली जो दूरी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसी को बोलते हैं परास। ये चीज होती है रेंज, तो इसको बोलते हैं परास। और जो सबसे हाईएस्ट होता है ऊंचा वाला, जो सबसे हाईएस्ट होता है ऊंचाई, उसको बोलते हैं हम एच। तो हाईएस्ट जो होती है वो एच होती है। और इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय लगेगा यहां से फेंकने के बाद यहां तक गिरने में, उसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। u जो होता है वो वेग होता है जिससे आप फेंक रहे होते हो, u जो है वो आपकी प्रारंभिक वेलोसिटी होती है। इसी तरीके से यहां पर भी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। थीटा वो होता है जिस एंगल पे आप फेंकते हो, जिस एंगल पे आप फेंकते हो वो थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से r बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब आपसे कई बार पूछ लेता है कि मेरे प्यारे बच्चे आप बता दो कि रेंज हमें कितने कोण पर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, जो मैक्सिमम होता है साइन 90 का मान 1 होता है। और 90 हमें तभी मिलेगा जब हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमें जो है आर की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी मिलती है। और वो तब मिलती है जब हम थीटा बराबर 45 लगते हैं। इसलिए रेंज जो होती है वो 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण लिखा है इन्होंने, ऊंचाई से गिराया गया बम, बल्ले से मारी गई गेंद, तोप से निकाली गई गोली, हाथ से फेंकी गई वस्तु, ये सारी की सारी चीजें जो हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपको क्या मिलती हैं? वो मिलती हैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। अब बात करें 45 डिग्री पे अधिकतम परास होती है, रेंज जो होती है वो 45 डिग्री पे ज्यादा होती है। और 90 डिग्री के कोण पर वस्तु अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है। उसका भी कारण है। 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई क्यों ज्ञात करती है? मैंने फिर से बताया, अगर थीटा की वैल्यू यहां तुम 45 रखते तब 90 बनता, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब यहां पर तुम थीटा बराबर क्या रखोगे? 90 रखोगे, तब आपको हाइट मिलेगी, क्योंकि फॉर्मूला में यहां पे थीटा है। अगर 2 थीटा होता तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या वैल्यू होती? यहां पे वैल्यू होती 45। अगर 3 थीटा होता तो यहां पे 30 डिग्री होती, लेकिन यहां पे सिर्फ थीटा है इसलिए 90 डिग्री है, क्योंकि हमें तो 90 बनाना है एट द एंड। और 90 कब बनेगा? जब यहां पे 90 डिग्री रखा जाएगा। इसलिए हाइट जो मिलती है वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलती है हाइट। अब आप खुद सोचो ना यार, इसमें तो सोचने वाली बात है। अब अगर आप पत्थर को ऐसे फेंकोगे तो ज्यादा ऊंचा जाएगा या ऐसे फेंकोगे तो ज्यादा ऊंचा जाएगा? समझ रहे हो आप? अगर आप पत्थर को यहां से ऐसे फेंकोगे ऊपर की तरफ तो ज्यादा ऊपर जाएगा, या गेंद को सीधा फेंकोगे ऊपर तो ज्यादा ऊपर जाएगी, या ऐसे फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगी? इसका सीधा सा मतलब कि 90 डिग्री पे फेंको सबसे ऊपर जाएगी। समझ आ गई? लेकिन क्या 90 डिग्री पे फेंकने पे गेंद सबसे दूरी पे जाके गिरेगी? नहीं। अगर तुम 45 डिग्री पे फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगी। भाला जब फेंका जाता है, नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकते हैं तो वो इसी एंगल पे फेंकने की कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री पे उनका भाला चला जाए। मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन पे आ गए हैं। ये आप लोगों का रिवीजन सेशन है, इसको आप देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े गति के, डिस्टेंस बटे टाइम, औसत गति के कुल दूरी बटे कुल समय, वेलोसिटी का विस्थापन बटे समय, और औसत वेग का कुल विस्थापन बटे कुल समय, त्वरण का v माइनस यू बटे सी। इन समीकरणों को हमने पढ़ा, ये सारी की सारी समीकरणें पढ़ी। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो आप चाहो तो मैं अगले सेशन में करा दूं, और आप चाहो तो मैं अभी करा दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी करवा दूंगा। धड़ाधड़ उड़ा देते हैं, 4 घंटे का सेशन होगा, होने दीजिए। ठीक है, चलो जल्दी से उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट और लग जाएंगे, 5 मिनट ही लगेंगे वैसे तो, लेकिन अगली बार जब हम कराएंगे तो और अच्छे से कराएंगे इसको। फिलहाल देख लो, कुछ नहीं है यार, खेल है बच्चों का। एक वस्तु में जब कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे बिल्कुल वो नहीं है, किसी भी बच्चे को आराम से तोड़ देगा वो।
देखो यहां एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितना? एस दे दिया मुझे 16 मीटर। आप देखिए खुद से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप पता चलेगा। 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। फिर से S1 S2 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बतानी है। अब एक बात बताओ, आप क्या चाहिए मुझे? औसत चाल चाहिए ना, औसत चाल। अब आप बताइए औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, कुल दूरी कितनी है? 16 दूनी 32, कुल दूरी हो गई 32। समय कितना है? 4 2 6, तो 32 बटे 6, और 6 से जब 32 को काटोगे तो 6 पंजे 30, और फिर इसके बाद 36 18 36 18, ये आ जाएगा आंसर आपका। आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। आंसर है आपका 5.33 मीटर पर सेकंड। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो घंटा, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर किसी भी चीज को देखो, जैसे 1 किलो, जैसे मान लेते 72 किलोमीटर पर घंटा को कहीं पर भी किलोमीटर पर आर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 5/18 से गुणा करते हैं। उसके पीछे का रीजन सुन लो आप, वो इसलिए करते हैं, देखो 72 तो ऐसे कैसे रहने दो, 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 1000 मीटर हो गए। मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना, अपॉन 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, गुणा 60 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको काट दो यहां से, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बटे कितना बचा? 36, 2 से काट दो आप, ये हो गया 5 और ये हो गया 18। तो इसलिए 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर तुम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर में करोगे तो 18/5 से करते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो इसे 72/5/18 लिखोगे तो 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लेता है, सिंपल सी चीजें होती हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको भी हम जल्दी से उड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा सवाल है जिसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, बताओ ये सवाल है कोई यार बच्चों? मतलब इतना बच्चों वाला सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यही सवाल आते हैं। यात्रा शुरू होते समय 2000 किलोमीटर था, मतलब तुमने जब बाइक स्टार्ट की या कार स्टार्ट की तो उस समय 2000 मीटर शो हो रहा था। कितना? 2000 किलोमीटर शो कर रहा था। जब आपने बंद की अपनी यात्रा तो 2400 कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब कितना हुआ कि मैं चला कितना? 400 किलोमीटर चला। कितने समय में चला? 8 घंटे में चला। मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? तो कार की औसत चाल बतानी है। तो चाल जो है मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? मैं 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40, तो मेरी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ये आई मेरी किलोमीटर पर घंटा में। उसने मुझसे पूछा किलोमीटर पर घंटा में तो बताओ, साथ में मीटर पर सेकंड में भी बताओ। तो मुझे क्या करना है? मैंने तो अभी बताया आपको, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मुझे गुणा करनी है बस। और मैं 5/18 से जब गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25, ऊपर आ जाएगा 250/18। इससे जब भाग दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 13.9। कोई भी बड़ी बात नहीं है, खेल है बच्चों का। आ जाओ जल्दी से, टाइम नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है? आगे आ जाते हैं, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। इसको करो। बोल रहा है ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। लो जी, ये 90 मीटर लंबा तालाब है। कितने मीटर लंबा? 90 मीटर लंबा, ठीक है? ऊषा जी हैं हमारी, और वो क्या कर रही हैं? 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती हैं तथा वापस आ जाती हैं। इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती हैं। मतलब भैया कोई आदमी यहां से जाएगा 90 मीटर इधर, फिर आएगा तो 90 मीटर इधर, तो टोटल दूरी जो है वो S बराबर 180 मीटर उन्होंने तय की। समझ आई? समय कितना लिया? T बराबर उन्होंने लिया 1 मिनट या 60 सेकंड का, 60 सेकंड का। अब वो पूछे हमसे औसत चाल और औसत वेग बताओ। अब आप बताओ खुद से, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई साहब? औसत चाल बराबर क्या होता है?
कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है 180 मीटर, कुल समय कितना है 60 सेकंड, तो 36 18 3 मीटर पर सेकंड तो आ गया हमारा औसत चाल। उसने कहा औसत वेग भी बता दो, क्या बता दो औसत वेग। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी तेरे को मैंने नहीं बताया कि जब कोई वस्तु जहां से चली हो वहीं आ जाए तो विस्थापन तो जीरो हो गया, विस्थापन जीरो हो गया ना। और तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है औसत वेग का, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, और विस्थापन मेरा जीरो है, और जब विस्थापन जीरो है काम खत्म हो गया, फिर क्या है। तो औसत चाल तो मेरी 3 आ गई, लेकिन मेरा औसत वेग जो आएगा वो जीरो आएगा। देखो यहां औसत वेग बराबर विस्थापन बटे लिया गया कुल समय, विस्थापन जीरो है इसलिए जीरो आएगा आंसर। समझ आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं भैया, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं यार। देखो बहुत टाइम हो गया अब, मतलब मैं भी परेशान हो गया हूं, मतलब मैं परेशान नहीं हुआ हूं, मैं इसलिए परेशान हूं कि तुम लोग वीडियो छोड़ दोगे। कम से कम आप तो यार वीडियो को लाइक कर जाना, इतनी लंबी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। प्लीज आप तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों की आपको ये मेहनत कैसी लगी। आइए, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, किससे, विरामावस्था से। इसका मतलब u बराबर जीरो होगा, उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा क्योंकि उसने खुद कहा विरामावस्था से। और 30 सेकंड में, t बराबर 30 सेकंड में, 30 सेकंड में वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड से 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बात देख रहे हो आप क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अभी जो वेग इनने प्राप्त करा था ना, इसने प्राप्त करा था 6 मीटर पर सेकंड, फिर इसने ये जो 6 मीटर पर सेकंड था इससे घटा के इसने दोबारा से वेग, उसे आप v2 मान लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, इसे v1 मान लो, इसे v2 मान लो, उसने 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, मतलब घटा दिया वेग। और कितने समय में, t बराबर 5 सेकंड में। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। ये कोई बात हुई, कितना सवाल हल्का है। अरे भैया a बराबर मैं तो मानता हूं b माइनस यू बटे टी तो होता है, यही तो होता है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, वेग उसने बढ़ाया 30 सेकंड के अंदर, यानी कि 6 माइनस यू जीरो अपॉन 6 सेकंड में, तो आंसर आ गया 1। ए बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरा 1 आ गया। अब वो कह रहा दूसरी बार में, तो दूसरी बार में क्या a2 निकलवा रहा है ना, तो अब आप खुद बताओ दूसरी बार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, कितने हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब दूसरे केस के लिए, क्योंकि दूसरा केस निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी तो 6 होगी ना भाई। ये बात 6 से घटके हुआ है ना 4, तो इसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चे होनी चाहिए, इसके लिए प्रारंभिक वेलोसिटी 6 और इसकी अंतिम वेलोसिटी होनी चाहिए 4। इसलिए जो फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू लगाओगे आप बटे t, तो इसमें जो प्रारंभिक वेलोसिटी लगाओगे अंतिम वेलोसिटी तो 4 होगी, क्योंकि लास्ट में 4 हुई है घटके, लेकिन पहली जो वेलोसिटी थी इस केस में वो मेरे प्यारे बच्चों 6 थी, 6। देखो जब हमारा पहला केस था तो 0 से 6 तक बढ़ाया था उसने, ये था मेरा पहला केस। पहले केस में उसने यहां से 0 से शुरू किया था, उन्होंने 6 तक बढ़ा दिया था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये u मान लिया था मैंने 0, इसको मैंने v मान लिया था। अब उसने दूसरे केस में मेरे प्यारे बच्चे ये किया, वो ये कह रहा है कि यहां से घटा के उन्होंने 4 कर दी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में एक्सक्लेमेशन निकाल दिया हमने। अब वो कह रहा है इस केस में बताओ, तो आप खुद सोच के बताओ मेरे को, जब मैं इस केस में निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे खुद से बता दो कि ये जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये u होगा या नहीं होगा। इसके लिए भाई इस केस के लिए तो अंतिम वेग ये बनेगा ना, तो अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक वेग ये है। तो अब लगा दो आप, तो ये क्या होगा 4, ये होगा 4 अंतिम वेग, और प्रारंभिक वेग होगा ये। कितने सेकंड में करा है इनने, 5 सेकंड में। तो इसको आप लगा दो, ये आएगा आप लोगों का -2/5, माइनस के 2/5 यानी कि 5 चौक 20, माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है रिटार्डेशन। आपको वैसे भी पता चल रहा है कि माइनस में आएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये घटेगा। तो ये आया माइनस के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसलिए आया माइनस में मेरे प्यारे बच्चे, ये इसका सॉल्यूशन है, बाकी आप देख लेना, आपको यहां से समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, मैंने आपको करवा दिया। क्यों घटा मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड घटी है, समझ आई। जल्दी से एक और करा देते हैं यार, मेरे को देखो टाइम भी नहीं बच रहा है,
यहां से एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, मतलब त्वरण एक समान का मतलब है ए बराबर 0 है, उसने ये बताया। नहीं मान सकते ऐसा। क्यों? त्वरण एक समान है, इसका यह मतलब नहीं है कि त्वरण 0 है। त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, उसने ये बोला है त्वरण एक समान है। तो परिकलन कीजिए, त्वरण क्या होगा? इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? मेरे पास समय नहीं बच रहा है स्क्रीन पे, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी निपटा दूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को बोला है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू कर रही थी, तो u बराबर जो है इसका हो गया 0 और 5 मिनट में 72। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से देख लो, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा समझ लो। कितना? u बराबर 0 और 5 मिनट में 72, यानी कि b बराबर कितना हो गया? b बराबर हो गया 72 इंटू 5/18, यानी कि 18 चौक 72। v बराबर हो गया मेरे बच्चे 20 मीटर पर सेकंड और t बराबर हो गया 5 मिनट, यानी कि 6 पंजे 300 सेकंड। 5 मिनट है ना, 300 सेकंड। आपको t दे दिया उसने, u दे दिया उसने, v दे दिया उसने। अब उसने क्या निकलवा रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे निकलवा रहा है a, b बराबर u प्लस a t। जब आप लगाओगे आपके पास v भी है, t भी है, u भी है, आप a बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब मुझसे मत निकलवाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। जब आपके पास ए भी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कोई से भी फॉर्मूले से एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल लो, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि बी स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं। या आप बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास एस भी है। वो एस हमें निकालना है, यू हमें पता है, टी हमें पता है, इसके अलावा ए भी हमें पता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो देखो, पहली बार में ए बराबर वही फॉर्मूला लगा के हमने ए निकाल दिया, फिर दूसरी बार में मेरे प्यारे बच्चे 2s बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले से हमने इसके लिए क्या निकाल दिया? आप लोगों की दूरी निकाल दी, जो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। इतना तो यार कर ही सकते हो तुम लोग, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया ये फॉर्मूला कैसे पता चल रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉर्मूला कैसे पता चल रहा है। जो यूनिट्स देखे, जैसे आपके फॉर्मूले में 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं, तो जितनी चीजें आपको दी हुई हैं, आप देखिए कि वो मेरे किस फॉर्मूले में है। एक ही चीज ऐसी होगी जो नहीं दी हुई है, आप निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, बड़े आराम से निकल जाएगा। अब आइए, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है शायद, ये दो, हाँ एक क्वेश्चन ये है और एक और है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 से 36 kmph की गति प्राप्त कर लेती है, त्वरण बताओ। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, 18 से 36 कर रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को 18 को बदलना, पहले तो 18 गुणा 5/18, तो 18 से 18 कटिए 5 मीटर पर सेकंड, तो आपका यू है। ठीक है, फिर बी को निकालना है, तो इसको 18 यू कितना है 36, तो 36 गुणा 5/18, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू और वी को मैंने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। ज्ञात करें त्वरण, तो त्वरण कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको आप निकाल लो। फिर क्या है? उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, फिर वही दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो। सब चीजें तो आपके पास मालूम है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपने ए बराबर इससे निकाल लिया, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो आप, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको एस निकालना है, यू भी मालूम है आपको, ए भी मालूम है, टी भी मालूम है। जो चीजें हमें दी हुई हैं, हम उन सारी चीजों को लगा के अपना जो काम है उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें दी हुई हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखो, जो चीजें हमें गिवन है ना, अब जैसे फॉर्मूला आपके मन में आ रहा होगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो आप खुद देखिए ना, जो चीजें आपको गिवन है, आप उनके दम पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन कर सकते हो। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, देखो जो बी बराबर यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला है, उससे तो हम लोगों ने यू निकाल लिया, क्योंकि हमें ए दिया था माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन है वो, क्योंकि ब्रेक लगे हैं। टी बराबर 2 सेकंड दिया था, बी बराबर 0, क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो अंतिम वेग हो जाएगा 0 उस समय पे, जब गाड़ी हमारी रुकेगी। और मेरे प्यारे बच्चे, जब गाड़ी रुकी, आपका हो गया अंतिम वेग 0, तो यू निकल गया आपका वहां से। और जब यू निकल गया आपके पास,
तो अब एस निकालना है आपको। यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है, तो एस तो आपका निकल ही जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप बेहतरीन तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करिएगा। माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इसलिए मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, और मेरे साथ आप लोग बने रह सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये मेहनत पसंद आई है। बाकी हम लोग अपने चैनल पे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ एएलपी CBT2 की तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी, एएलपी की तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन और बहुत ही नॉमिनल सी फीस 299 रुपए, 399 रुपए, पूरा पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट कराते हैं। तो आप लोगों का अगर मन है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे साथ हैं, और शायद आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें टोटली न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, और फिर बताइएगा कि कोई डाउट है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।